नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी से में स्वागत है। आज तारीख है 19 जुलाई 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। बच्चे भ्रम की स्थिति में हैं कि बीपीएससी का एग्ज़ाम कब होगा। देखिए, इस महीने के अंत तक अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो 10-15 दिन एग्ज़ाम का डेट हो सकता है आगे बढ़े। 30 सितंबर को एग्ज़ाम हो ऐसा उम्मीद तो कम ही लग रहा है। अब बहुत कम उम्मीद है कि 30 सितंबर को एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि आयोग को फिर तैयारी भी करनी है, 5-5 सेट पेपर भी बनाने हैं। अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, कुछ भी तो क्लियर नहीं है। तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि जब कुछ भी अनिश्चित हो जाए, इस तरह से सब कुछ ही अनिश्चित है, तो आपको उस समय एक चीज़ को निश्चित रखना चाहिए, वो है कि मुझे तैयारी करते रहना है, अच्छे से पढ़ना है। 30 सितंबर को एग्ज़ाम हो, 30 अक्टूबर को एग्ज़ाम हो या 30 नवंबर को एग्ज़ाम दो, मुझे निकालना ही है। और ये कैसे होगा? ये होगा अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करके। उसमें अगर आपने ढील दी एग्ज़ाम के डेट के कारण से और इधर उधर की बातों के कारण से, तो आपका नुकसान हो जाएगा महीना 1.5 महीना का। जो सबसे प्राइम टाइम होता है उसी में आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए आप पढ़ते रहिएगा। जो भी अपडेट आएगा वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। फ़िलहाल के लिए यही अपडेट है कि नोटिफिकेशन अगर अगस्त से पहले आ जाता है तो संभावना हो जाएगी कि 30 सितंबर को एग्ज़ाम हो, और अगर नोटिफिकेशन अगस्त में देर से आता है या उससे भी देर हो जाता है तब तो 30 सितंबर को एग्ज़ाम संभव नहीं हो पाएगा। ओके, ये था आपका एग्ज़ाम डेट को लेकर। कई सारे बच्चे रोज़ मैसेज करते हैं, इसलिए मुझे बताना पड़ता है बार बार आपको कि मुझे भी नहीं पता है। मैं भी आप ही के जैसे अंदाज़ा लगा रहा हूँ। सब लोग यही अंदाज़ा ही लगा रहे हैं, किसी को कुछ भी नहीं पता है, श्योरिटी है ही नहीं कहीं से कुछ, है ना। तो इसलिए इसका ध्यान में रखिएगा, पढ़ते रहिएगा ज़रूर, मन लगाकर कंटिन्यू कीजिएगा अपनी पढ़ाई को, क्योंकि उसी से आपका बेनिफिट होने वाला है। अगला देखिए हेडलाइन क्या है आज का, बड़ा ही दुखद सा है और हर 2 महीने भर में इस तरह का हेडलाइन आता ही है। हमारी जो रेलवे है, हमारी भारतीय रेलवे जो है, जो हम सब की रेलवे है, सबके बचपन की यादों से और हमेशा जुड़ा रहता है, आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा होता है रेलवे, अभी भी होता है। भले ही आप फ्लाइट से ट्रैवल करें, कुछ भी ट्रैवल करें, रेलवे इग्नोर नहीं कर सकते आप। ये तकनीकी और संरचनागत दोनों तरीके से, स्ट्रक्चरल और टेक्नोलॉजिकल दोनों प्रकार के समस्याओं से जूझ रहा है। स्ट्रक्चरल का तात्पर्य होता है कि इसके प्रशासन में, शासन में बहुत सारी खामियां हैं। लोको पायलट के पद खाली हैं, वो भरे नहीं जा रहे हैं। जो टेक्निकल पद होते हैं बहुत सारे खाली हैं, भरे नहीं जा रहे हैं, और उसके भरे न जाने के कारण से भी कई सारी दुर्घटनाएं होती हैं। जब लोको पायलट का वर्किंग आवर बढ़ जाता है या पटरियों की देखरेख नहीं होती है तो दुर्घटनाग्रस्त होने लग जाती है ट्रेन। कल भी 2 लोग मरे हैं, 31 से ज़्यादा घायल हुए हैं यूपी के गोंडा में। जो गाड़ी जा रही थी कहाँ से कहाँ, तो चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़, यानी कि चंडीगढ़ पंजाब हो गया और आपका डिब्रूगढ़ कहाँ पर हो गया, तो असम में हो गया। वहाँ तक गाड़ी जा रही थी और इसी बीच में ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा वर्षा के कारण से, ध्यान से सुनिएगा, पटरी के नीचे की जो मिट्टी है वो ढीली हो गई थी। इस कारण से पटरी जो है वो डिरेल हो गई और फिर रेलवे के जो बोगी हैं वो भी डिरेल हो गए। अब ये अगर कोई समस्या है तब तो आप समझ सकते हैं कि टेक्निकल जो पद होते हैं वो कितने खाली हैं। पटरी का क्या रेगुलर चेक नहीं होता है क्या पटरी? तो यानी कि पद खाली हैं। पद क्यों खाली है भाई, भरा क्यों नहीं जा रहा है? तो ये सब 1000 तरीके के सवाल उठाए जा सकते हैं। एक चीज़ तो गारंटी है कि हमारी रेलवे सही तरीके से नहीं चल रही है, जिस पर देश की इकोनॉमी और सब सारा कुछ डिपेंड करता है। अगला देखिए क्या है कि नीट यूजी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। एनटीए को बोला है कि अपने वेबसाइट पर आप बच्चों के रोल नंबर और उनका कहाँ पर सेंटर हुआ था और उनका क्या रिजल्ट रहा है, इसको पब्लिश कीजिए। किसने बोला है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है। किसको? एनटीए को बोला है। अब इसके पश्चात क्या होगा, एनटीए पब्लिश करेगी और फिर थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाएगी किस सेंटर पर किस प्रकार की धांधली हुई है, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि सबसे पहले तो जो सरकार है उसने बोला है कि मात्र 150 पीस पेपर लीक हुए हैं, सोशल मीडिया पर पेपर नहीं गया, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। जबकि कई सारे जगहों पर सोशल मीडिया के थ्रू पेपर भेजा गया है।
तो यही सब चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। एनटीए के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ। आज का जो मुख्य टॉपिक है उसको देखिए क्या है, और वो क्या है। तो बिहार में जो तांती और तांतवा है उनको जो एससी सूची से निकाला गया है, उसके पश्चात से एससी किनको कहा जाता है, इस सूची का हिस्सा कैसे बनाया जाता है किसी भी जाति को, और कैसे उनको निकाला जाता है, इसके संबंध में राज्यों की शक्तियाँ क्या है, केंद्र की शक्तियाँ क्या है, संसद का क्या है, राष्ट्रपति जी का क्या रोल है, राज्यपाल का क्या रोल है, इन सभी चीज़ों को हम लोग स्पष्ट करेंगे। साथ में कुछ आर्टिकल जो उससे संबंधित हैं, जैसे आर्टिकल 341, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 341 किन से संबंधित है। तो इस तरह के सवाल पिछली बार का अगर आपने बीपीएससी का पेपर देखा होगा तो उन्होंने पूछा था कि संसद सदस्यों के द्वारा जो मातृभाषा में जो भाषण दिया जा सकता है वो किस आर्टिकल के तहत में आता है। ये बीपीएससी का सवाल है, डायरेक्ट आर्टिकल पूछा था, तो इसलिए आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए जरा उसको डिटेल में समझते हैं। साथ में अपना निबंध को लेकर भी एक ग्रुप शुरू हुआ है अलग से, जो 20 जुलाई से, कल से उसमें निबंध मिलेगा। तो आप अगर जुड़ जाएंगे, अगर आपने कभी जीवन में निबंध नहीं लिखा है तो ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि आपको मैं लिखना सिखा दूंगा। किस प्रकार से लिखा जाता है, कंटेंट कैसे बनाया जाता है, कैसे समझा और सोचा जाता है किसी पॉइंट ऑफ व्यू पर, जो दर्शन आधारित निबंध होते हैं वो किस प्रकार से लिखे जाते हैं, और ये आपको सिखा दूंगा मैं। इतना तो मैं कह ही सकता हूँ। अगर आप एफर्ट लगाएंगे तो ये भी अप्लाइड होता है। इसके साथ साथ अपना पीटी टेस्ट को लेकर भी ग्रुप चल रहा है, फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है। तो आप अगर जुड़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। फुल लेंथ टेस्ट के बीच में थोड़ा सा मैंने गैप दिया है ताकि बच्चे जो हैं सेक्शनल टेस्ट को रिवाइज कर लें, उसके बाद हम लोग फुल लेंथ टेस्ट को शुरू करेंगे। तो फुल लेंथ टेस्ट जो होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, और 10 के करीब में टेस्ट होगा, तो ज़रूर ही जुड़िएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं। 71 बीपीएससी को लेकर भी जुड़ सकते हैं आंसर राइटिंग में। आंसर राइटिंग में जुड़ेंगे तो आंसर और निबंध दोनों मिल जाएगा। निबंध में आपको केवल निबंध मिलेगा, पीटी टेस्ट में पीटी टेस्ट मिलेगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं एससी वाले न्यूज़ को। इसको शुरू करने से पहले आपसे मैं थोड़े बहुत सवाल पूछूंगा। पहला सवाल, क्या राज्यों को ये अधिकार नहीं मिलना चाहिए कि कौन एससी होगा या कौन एससी नहीं होगा? लोकल स्तर पर ज़मीनी हकीकत को राज्य सरकार अच्छे से इवैल्यूएट कर पाएगी या केंद्र सरकार अच्छे से कर पाएगी? किस राज्य में कौन से जाति, कौन से समूह के लोग जो हैं वो अस्पृश्य माने जाते हैं, अछूत माने जाते हैं? अछूत माना जाना ये एससी कैटेगरी का सबसे मूल हिस्सा है उनको मानने के पीछे। ये कैसे डिसाइड किया जाता है? ये केंद्र अच्छे से डिसाइड कर पाएगी या राज्य सरकार अच्छे से डिसाइड कर पाएगी? क्या राज्यों का स्तर पर एससी सूची नहीं बनने चाहिए? ये कुछ सवाल हैं जिनको आप अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि जब इसको क्रिटिसाइज करना होगा, आपसे पूछेगा क्रिटिकल एनालिसिस कीजिए, तो वहाँ पर इन पॉइंट्स को आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए इसको समझते हैं कि क्या है ये मुद्दा। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि राज्यों को संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित अनुसूचित जाति के सूची में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। और इसके पश्चात से तांती तंतवा जो हैं, जो बिहार में समुदाय होते हैं, जो पहले ईबीसी में शामिल थे, लेकिन 2015 ईस्वी में बिहार सरकार ने उनको एससी में शामिल कर दिया। फिर से पुनः वो ईबीसी में आ जाएंगे। कल से कई सारे इस जाति के बच्चों का मुझे मैसेज आ चुका है कि अब हम क्या भरेंगे। तो अब आपको ईबीसी ही भरना है। अपना सर्टिफिकेट अपडेट करवा लीजिए और उसी के हिसाब से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। जिस प्रकार से ईबीसी से जब एससी किया गया था तब आपने फॉर्म में ईबीसी भरा होगा, बाद में एससी आ गया। उसी प्रकार से अभी एससी भरा होगा, अब ईबीसी आ गया है। तो वो आप अपने हिसाब से पता करके और जो भी हो संभव उपाय कर लें, क्योंकि अगर पहले कोई फॉर्म भर चुके हैं फैसला आने से पहले तो उस पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। देखिए अगला क्या है, वो कैंसिल नहीं होगा आपका। तांती तांतवा एक हिंदू जाति है जो भारतीय बुनकर और कपड़ा व्यापारी समुदाय से संबंधित है। इस समुदाय की गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा जैसे राज्यों में महत्वपूर्ण उपस्थिति है। तांती और तांतवा का कहाँ पर है? तो इन सभी राज्यों में है, कोई स्पेसिफिक बिहार के ही नहीं होते हैं ये। ओके, मामले की पृष्ठभूमि पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या है? तांती तांतवा समुदाय के पहले बिहार पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के रूप में वर्गीकृत किया गया था। 1 जुलाई 2015 को बिहार सरकार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश के आधार पर तांती तांतवा समुदाय को एससी सूची में विलय करने का प्रस्ताव जारी कर दिया 1 जुलाई 2015 को। अब उसके 9 साल के बाद ये फैसला आया है। इस निर्णय का उद्देश्य तांती तांतवा समुदाय को अनुसूचित जाति का लाभ पहुंचाना था। 2017 में पटना उच्च न्यायालय ने इसको बरकरार रखा था। मैंने आपको बताया था कल परसों की सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पटना उच्च न्यायालय से बहुत बड़ी गलती हुई।
बहुत बड़ी गलती की पटना उच्च न्यायालय ने, तो 2017 में ही इस फैसले को रद्द कर देना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या रहा? अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित अनुसूचित जाति सूची में बदलाव करने का कोई अधिकार ही नहीं है। ये अधिकार संसद को मिला हुआ है, इसलिए राज्य सरकार ने अपने अधिकारों का हनन किया है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 341(1) भारत के राष्ट्रपति को, सवाल ही सवाल हैं इसमें, सारे के सारे टॉपिक सवाल ही हैं। भारत के राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों में अनुसूचित जाति निर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान करता है। किसको? तो राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 341(2) संसद को इस सूची को संशोधित करने का अधिकार देता है। इस प्रकार एससी सूची में किसी बदलाव के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती है। न्यायालय ने कहा कि बिहार सरकार ने उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया, भारत के महापंजीयक से परामर्श नहीं लिया। महापंजीयक कहाँ पर होते हैं? जनगणना वगैरह इन्हीं के तहत में होता है, और ये गृह मंत्रालय में एक बहुत ही सम्मानित और सर्वोच्च पद माना जाता है। महापंजीयक जो भारत के महारजिस्ट्रार हैं, उनसे ये फैसला, उनसे सलाह नहीं लिया गया, जिन्होंने तांती तंतवा को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। भारत के जो महापंजीयक हैं, जो रजिस्ट्रार हैं, जो गृह मंत्रालय के तहत में काम करते हैं, उनसे कोई भी सलाह मशवरा नहीं किया गया, उन्होंने समर्थन भी इसका नहीं किया था। न्यायालय ने राज्य सरकार की अधिसूचना को दुर्भावनापूर्ण और अक्षम्य शरारत करार दिया कि आपने ये बहुत ही बड़ी गलती की है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दरअसल में 2015 में जब चुनाव होने वाला था, उसी समय में ये सब हरकतें की गई थी। चुनाव की सारी ये चुनाव से पहले ही हुआ था ये, ठीक ना। उनके उचित लाभों से वंचित किया गया। न्यायालय ने प्रस्ताव दिया जिसमें वास्तविक अनुसूचित जाति के सदस्यों को उनके उचित लाभों से वंचित किया गया। मतलब कि जो एससी वाकई हैं, जो वाकई पिछड़े हुए हैं, जो वाकई एससी की सूची में आते हैं, उनकी जो सीटें थी वो खा गए आप अपना परिवर्तन करके। जो आपका करना नहीं चाहिए था, हमसे सलाह मशवरा करना चाहिए था, पूछना चाहिए था। ये तो शरारत वाली बात होगी। सुप्रीम कोर्ट ने शरारत सब यूज किया, आप समझ सकते हैं। न्यायालय ने प्रस्ताव को रद्द तो कर दिया, लेकिन प्रस्ताव से पहले ही लाभान्वित हो चुके लोगों के मामले में संतुलित रुख अपनाया है। जो पहले वे लाभान्वित हो चुके हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? न्यायालय ने निर्देश दिया कि ऐसे व्यक्तियों को उनकी मूल ईबीसी श्रेणी में समायोजित किया जाना चाहिए, और जिन एससी कोटे के पदों पर बैठे हैं उन्हें एससी श्रेणी में वापस कर दिया जाना चाहिए और उनको ईबीसी में डाल दो। अगर किसी का सिलेक्शन हो चुका है, मान लीजिए, तो उनको आप सिलेक्शन को, एससी पद होगा अभी तो उनके पास में, एससी के लिए आरक्षित पद होगा, उनको आप ईबीसी वाले पद पर ट्रांसफ़र कर दीजिए। नौकरी से हटाना नहीं है, बस उनको डाल दीजिए। और जो नए बहाली होंगे उसमें आपको एससी की जगह पर ईबीसी लिखना पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के निहितार्थ क्या है? यह निर्णय संवैधानिक योजना की पुष्टि करता है, जिसके अनुसार केवल संसद ही अनुसूचित जाति की सूची में परिवर्तन कर सकती है तथा राज्य सरकार एक तरफा तरीके से उसमें बदलाव नहीं कर सकती है। यह निर्णय वास्तविक अनुसूचित जाति सदस्यों के हितों की रक्षा करता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके निर्धारित लाभ अन्य समुदायों को न दिए जाएँ। अब यहाँ पर रुक जाइए। मैंने इसको शुरू करने से पहले आपसे 2 सवाल पूछे थे कि क्या राज्य सरकार अच्छे से ज़मीनी हकीकत को इवैल्यूएट नहीं कर सकती है? क्या राज्य सरकारों के अधिकार नहीं मिलना चाहिए था? क्या मैंने सवाल ऐਵੇਂ ही नहीं पूछा था? कुछ उसका मतलब होता है गुरु। अब मुझे बताइए कि बिहार सरकार ने जो किया, क्या वो राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करेगा कि आप एससी सूची में शामिल कीजिए? नहीं। क्यों? भारत के संविधान बनाने वालों ने इसको संविधान में दिया था और बोला था कि संसद के द्वारा इसको करना चाहिए। क्यों? क्योंकि राज्य के स्तर पर लोकल पॉलिटिक्स के लिए एससी सूची में छेड़छाड़ करके जो समाज के सबसे पिछड़े वर्ग हैं, एससी वर्ग और एसटी वर्ग, उनके साथ में राजनीति हो सकती है, उनको वोट बैंक के तौर पर उपयोग किया जा सकता है। जैसे तांती तांतवा को 2015 में किया गया, उनको एससी सूची में शामिल कर दिया, उनका वोट ले लिया, अब उनको फिर से ईबीसी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने शामिल कर दिया है। तो इसलिए संविधान निर्माताओं ने देखा कि जो एससी हैं और एसटी हैं वो समाज के सबसे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनका सेंसिटिविटी से थोड़ा सा हैंडल करना चाहिए। ऐसा ना हो कि वोट बैंक के लिए इनका हद से ज़्यादा लाभ उठाया जाए। इसलिए एससी और एसटी सूची में परिवर्तन का अधिकार जो है भारत की संसद को दे दिया गया कि जब संसद परिवर्तन करेगी तो पूरे देश भर के लिए करेगी, राज्य सरकारें अपने स्तर से परिवर्तन नहीं कर सकती हैं। अब उस सवाल का हल मिल गया आपको। थोड़ा सा सोचा कीजिए, क्रिटिकली चीज़ों को अलग एंगल से सोचिए।
यह निर्णय एससी सूची के संबंध में विधानमंडल और कार्यपालिका की शक्तियों को स्पष्ट रूप से चित्रित करने की शक्ति के पृथक्करण को बनाए रखता है। यह अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल बन सकता है। एससी एसटी सूची में अनाधिकृत परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं, जो पूरे देश में एक आम मुद्दा बना हुआ है। सभी राज्य अपने अपने स्तर पर वोट बैंक बनाने के लिए एससी और एसटी सूची में जहाँ तहाँ परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस परिवर्तन के कारण से क्या होगा, नुकसान हो जाएगा उस वर्ग का जो वाकई एससी कहलाने योग्य है। कितने सारे बड़ी बड़ी जातियाँ जिनकी संख्या ज़्यादा है, ऐसी जातियों को वोट के नाम पर उनको बोलते हैं आप ओबीसी में हो, हम आपको एससी में डाल देंगे, आप चिंता मत कीजिए, आप बस हमें वोट दे दीजिए। तो इस चीज़ से रोकने के लिए भारत की संसद ने एकीकृत करने के लिए कि भाई एकीकृत हो, वोट बैंक के लिए उपयोग न किया जाए, अपने पास ये अधिकार रखा हुआ है। प्रक्रिया क्या है बंधुओं इसका? अनुसूचित जाति सूची में संशोधन परिवर्तन की प्रक्रिया, पहल और जांच राज्य सरकार किसी समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने या बाहर करने का प्रस्ताव करती है, जिसकी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जांच की जाती है। मंत्रालय जांच करता है कि क्या वाकई इसको एससी में डालना चाहिए। इसके बाद प्रस्ताव का सामाजिक आर्थिक कारकों और ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें भारत के महापंजीयक की भी राय ली जाती है। विशेषज्ञ परामर्श और मंत्रिमंडल की मंजूरी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग प्रस्ताव पर विशेषज्ञ अनुशंसाएं प्रदान करता है। इसके पश्चात मंत्रिमंडल एनसी-एससी के अनुशंसाओं और अन्य कार्यों को विचार करते हुए प्रस्ताव की समीक्षा करता है तथा प्रस्तावित संशोधन के लिए मंजूरी प्रदान कर देता है। संसदीय प्रक्रिया, संसद में एक संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश किया जाता है, संविधान संशोधन विधेयक, जिसमें जाति में प्रस्तावित संशोधन का विवरण दिया जाता है। इस विधेयक के पारित होने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, 2/3 बहुमत चाहिए। यदि दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सदस्यों का बहुमत तथा साथ ही प्रत्येक सदन में उपस्थित कुल सदस्यों का बहुमत चाहिए, इसमें 2/3 चाहिए, ये बस ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति और कार्यान्वयन दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत किए जाने के उपरांत अनुसूचित जाति सूची में किए गए संशोधन आधिकारिक रूप से क्रियान्वित हो जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस है। अनुसूचित जाति सूची में शामिल किए जाने तो मानदंड, अब किसको अनुसूचित एससी सूची में शामिल किया जाता है। जैसे पिछली बार आपसे बीपीएससी ने क्या पूछा कि निम्न में से कौन कौन से मानदंड हैं जिसके तहत में किसी को एसटी में शामिल किया जाता है। बीपीएससी का सवाल था ये, तो उसमें 4-5 थे, वो सारे के सारे सही थे। यहाँ पर एससी में क्या है, अस्पृश्यता की परंपरागत प्रथा से समुदाय में उत्पन्न अत्यधिक सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक पिछड़ापन, यानी कि छुआछूत के कारण से वो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हों, उन सभी को मान लिया जाता है कि एससी सूची में शामिल होंगे ये। अगला जो भारत का महारजिस्ट्रार के बारे में हम 1-2 बार चर्चा कर रहे थे ऊपर, उसके बारे में देख लीजिए। भारत का महारजिस्ट्रार कार्यालय का स्थापना 1961 में गृह मंत्रालय के अधीन में किया गया है। भारत की जनगणना, भारतीय भाषाई सर्वेक्षण सहित भारत के जनसांख्यिकी सर्वेक्षण, ये सब काम इसी का होता है। रजिस्ट्रार का पद प्रायः संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत सिविल सेवक द्वारा धारण किया जाता है। ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का अगर कोई अधिकारी है तो वही इसको धारण करता है। अगला न्यूज़ पर चलते हैं। देखिए अगला न्यूज़ क्या है। अगला न्यूज़ है कि डेथ जो हैं वो कन्फर्म किए गए हैं चांदीपुर वायरस के कारण से। चांदीपुरा वायरस जो है इसके कारण से डेथ को कन्फर्म किया गया है। ये वायरस के बारे में एक दिन और मैंने पढ़ाया था, लेकिन अब जो है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग और समझेंगे, क्योंकि इम्पॉर्टेंट हो गया है। यकीन मानिए इससे सवाल पूछा ही जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले एग्ज़ाम में इसमें से सवाल आपको देखने को मिलेगा। देखिए क्या कहा गया है कि द डेथ टोल इन सस्पेक्टेड चांदीपुरा वायरस इंसेफेलाइटिस CHPV, ये मैंने बताया भी था, ये करीब 20 तक पहुंच गया। लेकिन भारत सरकार का जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है NIV पुणे जो है, उसने बोला है कि जो हमारे पास सैंपल आए हैं गुजरात सरकार के पास से, उसमें से 2 डेथ जो है इसको तो हम कंफर्म कर रहे हैं, बाकी 18 के सैंपल में हमें अभी भी जांच करने में समय लग रहा है और हमने नहीं पाया है कि 18 और हुई है। जो कन्फर्म डेथ है वो हो चुका है चांदीपुरा वायरस से। चांदीपुरा वायरस इसको कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। किस परिवार से बिलोंग करता है ये और इसी समय क्यों फैल रहा है, इन सभी चीज़ों को एक बार पढ़ लेते हैं। साइंस एंड टेक में ये सवाल मेरे हिसाब से इस बार पूछा जाएगा आपसे। तो देखिए क्या होता है। चांदीपुरा वायरस, चांदीपुरा वेसिकुलो वायरस का एक अपेक्षा के दुर्लभ और कम ज्ञात वायरस है। रैबिडोविरिडे परिवार से संबंधित है। इस परिवार का नाम ध्यान में रखिएगा। वायरस जीव जंतु, कुत्ते, बिल्ली, पेड़ पौधे, सबका कुल खानदान परिवार होता है।
उनका परिवार का नाम ध्यान में रखिएगा। ये पहली बार 1965 में महाराष्ट्र के भारत के गांव में चांदीपुरा में पाया गया था। महाराष्ट्र के गांव चांदीपुरा में पाया, इसीलिए इसको चांदीपुरा वायरस कह दिया जाता है। गर्मी के दिनों में ख़ास तौर से ये प्रभाव फैलाता है अपना, और जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, एंसेफेलाइटिस का ही एक प्रकार है ये चांदीपुरा वायरस। ओके, प्रभावित करता है, यह मस्तिष्क संबंधी बीमारी का कारण बनता है। ये लाइन भी ध्यान में रखिएगा, यही सब लाइन डाला जाता है आपके एग्जाम में, जो गंभीर और कभी कभी घातक भी हो सकता है। चांदीपुरा वायरस, इसके कारण, लक्षणों और इतिहास के बारे में सब कुछ जानने के लिए पढ़ते हैं। देखिए, चांदीपुरा वायरस, जिसे चांदीपुरा वॉसिकुलो वायरस के नाम से भी जाना जाता है, ये परिवार का सदस्य 1965 के करीब। ये पहली बार 1965 में भारत और पश्चिम अफ्रीका में सैंड फ्लाइस अलग किए जाने के बाद पहचाना गया था। कहाँ पर? भारत और जो वेस्टर्न अफ्रीका के भाग हैं वहाँ पर सैंड फ्लाइस इसको अलग करके पहचाना गया कि भाई ये कोई वायरस हो सकता है। यह संक्रमित सैंड फ्लाई के काटने से फैलता है। यह वायरस मध्य भारत में मस्तिष्क संबंधी बीमारी के कई अस्पष्टीकृत प्रकोपों से जुड़ा हुआ है। अफ्रीका में वायरस की मौजूदगी व्यापक वितरण को दर्शाती है। भारत के बाहर कोई मानव मामला नहीं देखा गया था। देखिए, भारत के बाहर इसका जो केस है वो कम देखा गया है, भारत में ही अधिकांश केस देखे गए हैं। अफ्रीका में ये फैला ज़रूर था, लेकिन वहाँ पर इस तरह का डेथ वगैरह का कन्फर्मेशन नहीं हुआ था। अपने देश में डेथ का कन्फर्मेशन इस बार हुआ है, और गुजरात में हुआ है, वडोदरा में हुआ है। इसलिए अब ज़्यादा चिंता का हो गया है, क्योंकि ये इससे डेथ अभी तक कंफर्म नहीं हुआ था। 1965 के करीब इसकी खोज की गई थी। संक्रमित सैंड फ्लाई जो होते हैं उनके माध्यम से ये फैलता है। जून-अगस्त 2023 में भारत और आंध्र प्रदेश में करीब में 329 बच्चे प्रभावित हुए, 183 की मृत्यु भी हुई थी। 2003 में इससे पहले हुई थी मृत्यु। 2004 में गुजरात राज्य बच्चों की अतिरिक्त छिटपुट मामले और मौतें देखी गईं, लेकिन उस समय ना हमने इसको सीरियसली नहीं लिया था। हम बोलते थे कि बस बच्चों की मृत्यु हो रही है, और हम उतना जागरूक भी नहीं थे, समाज भी उतना जागरूक नहीं था। इस बार थोड़ा सा जो भारत सरकार की वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट है वो इसको जांच पड़ताल कर रही है कि भाई ये क्यों, इसका टीका जो हम लगाते हैं इंसेफेलाइटिस का, उससे इसको क्यों नहीं रोका जा पा रहा है अभी तक। तो ये एक बड़ी समस्या है। आने वाले दिनों में और भी तेज़ी से फैल रहा है ये। 2 दिनों में मौत का आंकड़ा 2 से 20 पहुँच गया है। ख़ासतौर से बच्चों को प्रभावित करता है ये। पिछले 5 दिनों में गुजरात के अरावली ज़िले में 6 बच्चों को चांदीपुरा वायरस से मौत होने का संदेह है, जिसमें संदिग्ध मामलों की कुल संख्या 12 हो गई है। मैंने आपको पहले ही बताया ना, संदेह, हम कंफर्म कर ही नहीं पा रहे हैं कि भाई चांदीपुरा वायरस से ही मृत्यु हो रही है कि नहीं। 2 का ही कंफर्म हुआ है। अभी भी जो 20 हुआ है उसमें से 18 का कंफर्मेशन नहीं हो पाया है। 2003 में भी यही हुआ था, बच्चों की मृत्यु तो हुई थी, लेकिन हमने ये कंफर्म ही नहीं किया उसमें से कितने बच्चे चांदीपुरा वायरस के कारण से मरे थे। तो ये एक बड़ी समस्या बन गई है। अब देखिए इसका क्या समाधान निकालती है भारत सरकार। आपसे क्या सब पूछा जाएगा कि 1965 महाराष्ट्र चांदीपुरा किस परिवार का है, और चांदीपुरा वेसिकुलो वायरस इसका पूरा नाम है। रेप्टोविरिडे परिवार से संबंधित है ये, और ये एक प्रकार का वायरस है जो सैंड फ्लाई जो होते हैं उनके माध्यम से फैलता है। इतना भी अगर आप ध्यान में रखेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। मस्तिष्क संबंधी बीमारी का कारण बनता है ये आपके मस्तिष्क, इसलिए इसको बोलते हैं मस्तिष्क का बुखार भी बोल देते हैं सामान्य बोलचाल में। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। अगला जो न्यूज़ है ये काफ़ी ज़्यादा शानदार सा न्यूज़ है और अद्भुत ही है, मतलब कि क्या ही बताया जाए। मास्कोपीडो क्या कहा जाता है इनको बंधुओं? तो मास्कोपीडो क्या है ये मास्कोपीडो? देखेंगे ज़रा, देखिए क्या है। इससे ज़्यादा ब्लर करूँगा तो थोड़ा सा अश्लील हो जाएगा आपके लिए, इससे ज़्यादा अगर जूम करूँगा तो। देखिए मास्कोपीडो कौन है ये लोग? तो दुनिया की 100 सबसे ज़्यादा जो पुरानी आदिवासी लोग होते हैं, बहुत ही पुराने एंशिएंट आदिवासी जो हैं, जो अभी तक हैं, जैसे सेंटलीज, आपने सुना होगा सेंटलीज, आपने कहाँ पर है? तो अंडमान निकोबार में है, सेंटलीज लोग रहते हैं। उसके अलावा जावा है ना, ये सब जो नाम सुनते हैं आप, ये क्या है? तो ये किस तरह के धर्य में रहते हैं आज भी? तो जो पुरापाषाण या मध्य पाषाण काल में जो जीवन व्यवस्था थी ना, उसी को आज भी ये लोग फॉलो करते हैं। और दुनिया के सबसे ज़्यादा आइसोलेटेड हैं ये, आज भी आइसोलेटेड हैं ये। हम इंसानों से नहीं मिलते जुलते हैं, हमला कर देते हैं। आप उनके घर पे जाएंगे तो, उनके एरिया में जाएंगे तो इस दुनिया के सबसे ज़्यादा आइसोलेटेड क्या नाम है इनका? तो मास्कोपीडो नाम है। और ये पेरू के तट पर
यीन विलेज के पास में ये देखे गए। और किसने इनका फ़ोटो रिलीज़ किया है? तो इंडिजिनस राइट एनजीओ सर्वाइवल इंटरनेशनल हैज़ रिलीज रेयर पिक्चर ऑफ द मास्को पीरो ट्राइब्स पीपुल इन साउथ ईस्टर्न पेरू। ये दुनिया के 100 सबसे ओल्ड जो ट्राइब्स हैं उनमें से एक हैं। ये नदी तट पर आराम करते हुए पाए गए और इनकी फ़ोटो खींच ली और इनकी फ़ोटो पूरी दुनिया भर में वायरल हो रही है मास्को पीरो का। तो पेरू का भी हम लोग मैप देखेंगे, लेकिन मास्को पीरो के बारे में यही है कि दुनिया के सबसे पुराने और आइसोलेटेड ट्राइब में से एक हैं। कभी भी देखा नहीं जाता इनको, बहुत ही रेयर होता है कि इनको देखा जाए। ये जल्दी बाहर नहीं आते इस जंगली एरिया से, ये बाहर नहीं आते हैं। लेकिन बाहर आए, नदी में नहा रहे थे, स्विमिंग वगैरह कर रहे थे, है ना। तो यही चीज़ था इसमें। मास्को पीरो की एक और ख़ासियत है कि जितनी दुनिया भर में, चाहे वो अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, नॉर्थ अमेरिका में जितने ट्राइब थे उनको मार के खा गए अमेरिकी लोग, फेंक दिया उनको, मार के पैसिफिक में फेंक दिया। चाहे वो साउथ अमेरिका का भाग हो, साउथ अमेरिका में अमेजन, पेरू, और उसके अलावा देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कुछ कुछ देशों के नाम लिखे हुए हैं, बोलीविया, अमेजन, पेरू, इनके बॉर्डर इलाकों में, अमेजन के जंगलों में, चाहे दक्षिण एशिया जैसे अंडमान निकोबार हो गया, इन सब इलाकों में, या इंडोनेशिया के कई सारे ऐसे द्वीप हैं जहाँ पर कुछ आदिवासी रहते पुराने। तो ये सब जो हैं, इनमें सबसे ज़्यादा आइसोलेटेड जो ट्राइब हैं, इनमें सबसे ज़्यादा संख्या इसी की है। 750 के करीब में इनकी संख्या है। बाकी सभी की जैसे जावा और सेंटलीज जो हैं 50 से भी कम बच गए हैं। इनका संख्या तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है ना। तो उनमें से एक हैं। और कहाँ पर हैं मुख्य रूप से? तो ये मुख्य रूप से ब्राज़ील, बोलीविया और पेरू का जो बॉर्डर का इलाका है तीनों का, उस इलाके में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। यानी कि अमेजन जो जंगल है उसके बेसिन के क्षेत्रों में ये निवास करते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। ये इंसानों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, आइसोलेटेड हैं। अभी भी हंटिंग ही इनका मुख्य पेशा है, शिकार करना मुख्य पेशा है इनका। शिकार करते हैं मुख्य रूप से, शिकार पर ही जीवन व्यतीत करते हैं। इसीलिए मैंने आपको क्या बताया कि मध्य पाषाण में अगर आप जाएंगे तो उसी समय के जीवन शैली आज भी ये परस्यू कर रहे हैं और उसी प्रकार से जीते हैं। अपने देश में भी रहते हैं कुछ लोग, सेंटलीज और जावा का नाम आपने सुना होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं, वो भी इसी प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं। उनको भी पसंद नहीं है कि उनके घर में आप जाएं। आपको पता होगा कि 2018 में एक अमेरिकी ईसाई पादरी जो ईसाई धर्म फैलाना चाहता था इनके बीच में, वो गए इनके द्वीप पर गए और वहाँ पर उन्होंने इनको मार दिया। ईसाई जो था, युवक ही था, लड़का था जो ईसाई धर्म फैलाने गया था, उसको उन्होंने बानों से छलनी कर दिया। तो उसकी लाश मिली थी वहाँ पर। अंडमान निकोबार के किस्से सुना रहा हूँ मैं, सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि ये जो ट्राइब्स होते हैं ये आइसोलेटेड ही होते हैं। इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। मैसो पीरो के बारे में पूछा जा सकता है, पेरू के बारे में आपको बता देता हूँ। बाकी इनके बारे में फैक्ट ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये नहीं पूछा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा इनका नाम पूछेगा, कहाँ से बिलोंग करते हैं ये पूछा जाएगा। ओके, एक छोटा सा फैक्ट और लिखा हुआ है कि जब पेरू के आसपास में, आपको मैंने एक बार बताया था ना कि रबर को लेकर बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया भर में जंग हुई है, कत्लेआम मचा है। तो रबर को लेकर जब संघर्ष शुरू हुआ था पेरू के जंगलों के इलाकों में, अमेजन के इलाकों में, तब सबसे ज़्यादा जिनकी किलिंग हुई ये मासो पीरो ही थे। मास स्तर पर इनको मार दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। उसके पश्चात से ये कभी टच में नहीं आए ह्यूमन के और दूर ही रहने लग गए। उनको पता चल गया कि इंसानों के संपर्क में आओगे तो ख़त्म हो जाओगे, इसलिए वो दूर ही रहने लग गए। तो अब ज़रा पेरू का मैप देख लीजिए और इनके बारे में बस नाम ध्यान में रखिएगा और इनका कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे कहाँ पर रहते हैं। तो पेरू में और अमेजन के जंगलों के हिस्से इलाके में रहते हैं और बोलीविया के इलाकों में रहते हैं। ओके, देखिए पेरू की सीमा है ये, क्या है पेरू की सीमा दिख रहा होगा आपको। पेरू की राजधानी है लीमा। यहाँ पर इक्वाडोर दिखेगा, यहाँ से इक्वेटर गुजरती है इक्वाडोर। ये कोलंबिया है। ये अमेजन नदी है, अमेजन। यहाँ पर ब्राज़ील दिखेगा और ये बोलीविया दिखेगा। तो ये जो इलाका है ना, यहीं पर इनका निवास है। तीनों के बॉर्डर एरिया में इनका निवास है। और अमेजन का पूरा जंगल इस प्रकार से फैला हुआ है, आपको पता होगा। ये वर्षा वन है, सारे के सारे वर्षा वन, यानी कि सदाबहार वन कहा जाता है। पृथ्वी का फेफड़ा इनको कहा जाता है, लंग ऑफ द अर्थ। ये देखिए ब्राज़ील है, ये बोलीविया है, ये चिले है, इसके साथ इसके बाउंड्री साझा करती है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, बोलीविया और चिले। और लीमा इसका कैपिटल है, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। पेरू का नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा। लीमा इसकी कैपिटल है। ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, बोलीविया और चिली इसके साथ में सीमा साझा करती है। ये इतना भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो इससे सवाल आपका गलत नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो एक आर्टिकल आया है इंडियन एक्सप्रेस में, जिसमें क्या था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन इन मेज, जो मक्का है उसको लेकर भारत में प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ा है, मक्के का कंजम्पशन भी बढ़ा है, लेकिन
जिस प्रकार से भारत में गेहूं और चावल का कंजम्पशन होता है, उस प्रकार से भारत में मक्के का कंजम्पशन नहीं होता है। अब इसका क्या बेनिफिट है भाई? उत्पादन अधिक हो रहा है, लेकिन कंजम्पशन अगर कम हो रहा है, मतलब उपभोग अगर कम हो रहा है, तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य ये है कि हमारे पास इसका उपयोग करने के और भी कई रास्ते होने चाहिए, नहीं तो कल को किसानों को नुकसान हो सकता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन शब्द क्यों यूज किया इन्होंने? क्योंकि लगभग में ट्रिपल हो गया है। देखिए, मेज प्रोडक्शन इन इंडिया हैज़ मोर देन ट्रिपल ओवर द लास्ट 2 डिकेड। पिछले 20 वर्षों में मक्के का उत्पादन 3 गुना से अधिक बढ़ गया। अगर आप ट्रेंड को देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये बढ़ रहा है, लगातार नहीं बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, कम हो रहा है, लेकिन बढ़ रहा है, हमेशा से ही बढ़ता ही आ रहा है पिछले 2 दशकों में। लगातार का मतलब होता है ऐसा नहीं होता कि हर साल ही बढ़ रहा है। प्रोडक्शन लेकिन ओवरऑल कम इंक्रीज कर गया है पिछले 2 दशक में। अब इसका कारण क्या है? ध्यान से सुनिएगा, इस पूरे आर्टिकल को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ूंगा, क्रक्स आपके सामने बता दूंगा। इन्होंने बताया कि जिस प्रकार से भारत में चावल और गेहूं का हम लोग उपभोग करते हैं, मक्के का नहीं कर पाते हैं, मक्के का उपभोग नहीं करते हैं। मक्के का उपयोग जो है ये सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में भारत में किया जा रहा है, उद्योगों में, या तो हम एक्सपोर्ट वगैरह भी कर सकते हैं। दुनिया में मक्के का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? तो अमेरिका में होता है। अमेरिकी लोगों के फूड में, अमेरिकी लोग जो होते हैं उनके फूड में चावल और गेहूं से ज़्यादा मक्के का योगदान होता है। जो पिज़्ज़ा वगैरह बनता है तो उसका जो बेस वगैरह बनता है पिज़्ज़ा का, वो सब मक्के का ही बना हुआ होता है। ठीक है, मक्के का ही बनता है, मक्के का ही मुख्य रूप से उनका भोज्य पदार्थ होता है। सबसे ज़्यादा मक्के का कंजम्पशन अमेरिका में ही होता है, वहाँ के लोगों का मुख्य आहार है। दुनिया के लोगों का मुख्य आहार 3 ही चीज़ है। एक कौन सा है? एक है चावल, एक है गेहूं और एक है मक्का। अगर ये 3 फसल पृथ्वी से विलुप्त हो जाते हैं तो इंसान की आबादी विलुप्त हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, इन्होंने बोला कि भारत की जो कृषि डिपार्टमेंट है रिसर्च को लेकर, उसने एक हाइब्रिड मक्का बनाया WAXY मेज। और इसमें क्या था? इसमें उन्होंने इस प्रकार से बनाया है कि इससे इथेनॉल का जो प्रोडक्शन है, आप ध्यान से सुनिएगा हम कहाँ पर आ रहे हैं। इथेनॉल का जो प्रोडक्शन है इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें मक्के का उपयोग करके। जिस भी चीज़ में कार्बोहाइड्रेट होगा और स्टार्च होंगे, वहाँ से इथेनॉल का प्रोडक्शन आसानी से हो सकता है। स्टार्च का नाम लिया है मैंने। स्टार्च में 2 तरीके के होते हैं। एक होता है आपका कौन सा? एक होगा आपका एमाइलोज और एक होगा आपका एमाइलोप्सिन। अब इसके बारे में बताऊंगा, इन दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगा। जो हमारा हाइब्रिड वाला जो हमारा मक्के का प्रकार है, जिसको वैक्सी कहा जा रहा है, इसमें विटामिन ए की भरपाई की जा सकती है और स्टार्च भी काफ़ी अच्छी मात्रा में है। पाचन भी इसका आसान है और इसके साथ साथ इसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है और इसके साथ में इथेनॉल का प्रोडक्शन भी इससे अधिक मात्रा में किया जा सकता है। हमने राष्ट्रीय इथेनॉल मिशन जो बनाया है उसके तहत 2030 तक हमें 40% के आसपास में पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण करना है, जिससे हम पेट्रोल का इंपोर्ट कम करें और इथेनॉल का प्रोडक्शन करके देश में हम उसमें मिक्स करेंगे और उसका फिर हम लोग गाड़ी में उपयोग करेंगे। इससे जलवायु को भी नुकसान कम पहुंचेगा, हमारे किसानों को भी लाभ मिलेगा और साथ में साथ हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को सुधारने में भी मदद मिल सकती है। तो इथेनॉल प्रोडक्शन में इसका काफ़ी बड़े स्तर पर यूज किया जा सकता है। जो नए प्रकार का हमने मक्के का निर्माण किया है, हाइब्रिड किस्म के मक्के का निर्माण किया है उसका। ओके, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कुछ और फैक्ट जो लिखा हुआ है। जो IARI ने बनाया है, जो वैक्सी बनाया है, इसमें क्या रखा गया है? तो इसमें कोशिश किया गया है कि भाई जो स्टार्च हैं उनका थोड़ा सा मात्रा ज़्यादा किया जाए। नॉर्मल मेज स्टार्च है 30% एमाइलोज और 70% एमाइलोप्सिन। इसके बारे में बताऊंगा, इन दोनों में अंतर होता है। ये पॉलीसेकेराइड होता है जो सिंगल बॉन्डेड होता है और इसमें ब्रांच होते हैं कई सारे। मैं अभी बताऊंगा, दोनों में डिफरेंस बताऊंगा स्टार्च में, और ये पूछा जाएगा डिफरेंस आपसे। द स्टार्च फ्रॉम IARI वैक्सी मेज हाइब्रिड हैज़ 93.9% एमाइलोएसिप्लिन और एमाइलोज स्टार्च इम्पार्ट्स हार्डनेस इन द ग्रेन। जो एमाइलोपेक्टिन होता है उसके कारण से सॉफ्टनेस आती है मक्के में, यानी कि उसको आसानी से खाया जा सकता है और प्रोडक्शन भी बढ़ता है, मिठास थोड़ी सी बढ़ जाती है, पाचन में भी सही होता है, इथेनॉल का प्रोडक्शन भी सही हो सकता है। साथ में इसमें विटामिन ए को भी ऐड किया गया है, तो इसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा।
वैक्सी, इसको किसने डेवलप किया है? तो IARI ने डेवलप किया है। किस पर्पज़ से? प्रोडक्शन बढ़े, इथेनॉल का उत्पादन भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हो पाए। बाकी एमाइलोज वगैरह का मैं अभी आपको क्लियर करूँगा। इसके बारे में ज़रा देखते हैं कि हाइब्रिड मक्का क्या है, क्यों डेवलप किया गया है, इसको क्या कारण है कि ये चर्चा में है, एमाइलोज और ये सब क्या होते हैं, इनका क्या उपयोग होता है, किस प्रकार के इनका रासायनिक गुण धर्म होता है, इसको ज़रा देख लेते हैं हम लोगों के। देखिए क्या है कि हाल ही भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI ने, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक हाइब्रिड मक्का विकसित किया है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि यह लाइसिन व ट्रिप्टोफैन के साथ साथ प्रो विटामिन ए में भी समृद्ध है। दुनिया का पहला मक्का होगा ये। गेहूं और चावल के बाद मक्का भारत का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न है। इसका उपयोग चिप्स, फ्लेक्स, पॉपकॉर्न इत्यादि में किया जाता है। मक्के के दाने में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा 65 से 75%, प्रोटीन 7 से 12%। ध्यान में रखिएगा, कार्ब्स ज़्यादा होते हैं इसमें, जिस प्रकार से चावल में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं उसी प्रकार से इस प्रोटीन में आवश्यक एमिनो एसिड जैसे लाइसिन एवं ट्रिप्टोफैन काफ़ी मात्रा में होते हैं। लाइसिन और ट्रिप्टोफैन आवश्यक अमीनो एसिड प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जिन्हें शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता। आहार के द्वारा ही इनकी आपूर्ति की जानी चाहिए, यानी कि अमीनो एसिड जो है ये आपके शरीर में निर्माण नहीं होता है, आपको बाहर से इसको लेना पड़ता है। और प्रोटीन संश्लेषण में काफ़ी बड़ा योगदान होता है अमीनो एसिड का। साइंस एंड टेक भी पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। यह हाइब्रिड मक्का पूसा विवेक QPM9 लाइसिन और ट्रिप्टोफैन के साथ साथ प्रो विटामिन ए में भी समृद्ध दुनिया का पहला मक्का है। यदि भी विटामिन ए समृद्ध मक्का कुछ अन्य जगहों पर विकसित किया जा चुका है, फिर भी यह नई किस्म महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल विटामिन ए बल्कि 2 अन्य आवश्यक अमीनो एसिड से भी समृद्ध है। इस संशोधित मक्के में 2 जीन भी शामिल है। पहला OPEC2 जीन जो लाइसिन और ट्रिप्टोफैन को मात्रा को बढ़ाता है। दूसरा CRTRB1 जीन, जिसके परिणाम स्वरूप कैरोटीनॉइड, बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन और बीटा क्रिप्टोकैथीन अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं, जो शरीर में पहुंचकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि विटामिन और अमीनो एसिड यानी कि प्रोटीन से युक्त होता है ये। और उसके खाने से हमें प्रोटीन भी अच्छी खासी मात्रा में मिल जाती है और विटामिन भी मिल जाती है और कार्ब्स तो मिल ही जाता है इसमें। सामान्य मक्के में ल्यूटीन व जिएक्थिन अधिक होते हैं, जैसे कैरोटीनॉइड होते हैं, जो विटामिन ए में परिवर्तित नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमने इसमें जीन संवर्धन किया है और उसके माध्यम से हमने बनाया है कि विटामिन ए भी हमारे शरीर में पहुंच सके। बायोफोर्टिफाइड हाइब्रिड आनुवांशिक रूप से संशोधित नहीं होते हैं, क्योंकि OPEC2 और CRTRB1 जीन किसी भिन्न और संबंधित पौधे या सूक्ष्मजीव के बजाय मक्के से ही प्राप्त किए गए हैं। विकसित मक्के की महत्ता क्या है? तो भाई बहुत अच्छा है कि भाई भूख वगैरह रैंकिंग में हमें मदद मिल जाएगा। एमाइलोज क्या होता है? एमाइलोज ग्लूकोज अणुओं की एक रैखिक श्रृंखला होती है, लीनियर होता है, ये लीनियर होता है, एक ही लाइन में होगा। अगर साइंस पढ़ा होगा तो लीनियर होगा, इस पर ब्रांचेज नहीं होंगे। जो स्टार्च का एक घटक है, स्टार्च जैसे आटा में स्टार्च होता है, स्टार्च की खासियत क्या होती है कि थोड़ी देर चबाने के पश्चात इनका मुख से ही पाचन शुरू हो जाता है। इसीलिए अगर आपने रोटी खाया होगा, तो आपको मैंने पहले ही बताया था, अगर आपने रोटी खाया होगा तो रोटी शुरुआत में कोई स्वाद नहीं होता उसमें, लेकिन थोड़ी देर आप चबाते हैं जब, तब निगलते समय आपको मीठा लगता है। क्यों? क्योंकि उसका मुख से ही उसका पाचन शुरू हो जाता है। तो स्टार्च का पाचन कहाँ से शुरू होता है, ये सवाल ही पूछा जाता है। तो उनका मुख से ही पाचन शुरू हो जाता है, क्योंकि मुख में ही आपको अंत में वो मीठा लगने लग जाता है। स्टार्च होता है इसमें एक जटिल कार्बोहाइड्रेट जो अनाज, आलू, फलियों सहित कई पौधों के खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। एमाइलोज की विशेषता इसकी सीधी बिना शाखा वाली संरचना, गर्म होने पर एक कठोर संरचना बनाने की इसकी शक्ति है। गर्म होने पर यह कठोर संरचना बना लेती है एमाइलोज। एमाइलोज स्टार्च के दूसरे घटक एमाइलोपेक्टिन की तुलना में पानी में कम घुलनशील है। एमाइलोपेक्टिन जिसकी संख्या बढ़ाई गई है, वैक्सी जो नया किस्म डेवलप किया गया है IARI के द्वारा, उसमें बढ़ाई गई है, उसकी तुलना में ये जल में घुलनशील कम होता है, जिसका मतलब है कि पानी में अधिक धीरे धीरे घुलता है। इसका यह मतलब है कि गर्म होने पर एमाइलोज अधिक कठोर संरचना बनाएगा। यही वजह है कि इसे अक्सर खाना पकाने में गाढ़ा करने वाले पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है एमाइलोज को। खाना पकाने में इसके उपयोग के अलावा एमाइलोज के खाद्य उपयोग भी महत्वपूर्ण रूप से अनुप्रयोग हैं, जैसे कम कार्बोहाइड्रेट,
क्रम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थों के उत्पादन में। इसका उपयोग जैव प्रौद्योगिकी फार्मास्यूटिकल में भी किया जाता है। उदाहरण के लिए सक्रिय अवयवों को नियंत्रित रिलीज के लिए दवा वितरण प्रणाली के रूप में भी इसका किया जाता है कि धीरे धीरे ये दवा असर करे। नियंत्रित रिलीज का मतलब यही होता है कि हमने शरीर में दे दिया है, धीरे 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 करके ये अपना शरीर में असर दिखाए, उसके लिए भी एमाइलोज का उपयोग किया जाता है। ये कठोर हो जाता है गर्म होने पर, पानी में भी कम धीरे धीरे घुलता है और इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। अब एमाइलोपेक्टिन क्या होते हैं? एमाइलोपेक्टिन ग्लूकोज अणुओं की एक श्रृंखला होती है, ग्लूकोज अणुओं की श्रृंखला होती है जो स्टार्च का ही एक फैक्टर होता है, घटक होता है। एक जटिल कार्बोहाइड्रेट जो अनाज, आलू, फलियों सहित कई पौधों के खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। एमाइलोज के विपरीत ग्लूकोज अणुओं की एक रैखिक श्रृंखला है। एमाइलोसेप्टीन में एक शाखित संरचना होती है, यानी कि ब्रांच्ड होता है, ब्रांच बने होते हैं इनकी संरचना में, जो इसे एमाइलोज की तुलना में अलग गुण प्रदान करती है। इसी ब्रांच के कारण से इसका गुणधर्म जो है वो बदल जाता है। एमाइलोपेक्टिन एमाइलोज की तुलना में पानी में अधिक घुलनशील है। इसका अर्थ है कि यह पानी में अधिक तेजी से घुलता है। इसका यह भी अर्थ है कि गर्म होने पर एमाइलोपेक्टिन अधिक लचीली संरचना बनाता है, जो कई स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थों की बनावट में योगदान देता है। ये लचीला होता है और इसलिए इसका उपयोग अलग हो जाता है उससे। स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थों की बनावट में अपनी भूमिका के अलावा एमिलोपेक्टिन खाद्य के उपयोग में महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है, जैसे उच्च ऊर्जा वाले सॉफ्ट ड्रिंक, अन्य उच्च कार्बोहाइड्रेट खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी इसका उपयोग जैव प्रौद्योगिकी और भी फार्मास्यूटिकल वगैरह में भी किया जाता है। दवा वगैरह के वितरण में भी किया जाता है। तो एमाइलोपेक्टिन और एमाइलोज को ध्यान में रखिएगा, ये दोनों मक्का के प्रमुख घटक होते हैं। अब इनकी जो परसेंटेज है वो वैक्सी में बढ़ाया है किसने? तो हमारे IARI ने बढ़ाया है प्रोडक्शन के लिए, और इथेनॉल उत्पादन में मदद मिलेगा इसको लेकर भी। इथेनॉल को लेकर हमारा लक्ष्य है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो इन सभी टॉपिक को ध्यान में रखिएगा। आज टॉपिक कम थे इसलिए मैंने आपको बता दिया इन सभी को, और भी ये टॉपिक जो होंगे उसको नेक्स्ट वीडियो हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। कुछ तो सीखा ही होगा आपने, आई थिंक कुछ तो सीखा ही होगा, है ना। थैंक यू सो मच।